हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो क्रीप शो सीजन 3 पार्ट 3। इसमें 3 और टेल्स कवर होंगी, तो पिछले पार्ट्स और सीजन्स चैनल पर अवेलेबल हैं, चेक कर लेना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 7 टेल का नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स। ये कहानी है डॉक्टर बैरी की, जो कि एक कॉफी शॉप में मिलता है सारा नाम की लड़की से, और वो उसे देखते ही पसंद आ गई क्योंकि ये काफी टाइम से डिवोर्सी है। उसकी हेल्प के बहाने वो उसके साथ चलने लगा और इशारों में उसने भी हाँ कर दी। घर पहुंचकर वो उसे अंदर इनवाइट करती है, लेकिन बैरी ने थोड़ा फंबल कर दिया, इसलिए चांस छिन गया। पछताते हुए वो वापस जा रहा था, तभी सारा गाने लगी, जिससे अचानक ही वो हिप्नोटाइज हो गया। इसके बाद वो फिर एक बार उसे इनवाइट करती है और इस बार उसने हाँ कर दी। उसे वाइन देते वक्त सारा ने जानबूझकर उसके और खुद के ऊपर वाइन गिरा ली। चेंज करने वो जाती है ऊपर और बैरी जाता है बाथरूम में, जहाँ ऑलरेडी वाइन से सने कपड़े पड़े थे। वहाँ कुछ खून की बूंदें भी थी, इसलिए पर्दा तो हटाना पड़ेगा ही। पर्दा हटाने पर उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसे अजीब तरह से खाया हुआ था। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगा, लेकिन सारा नीचे ही खड़ी थी, इसलिए वो पुलिस को फोन लगा रहा था। तभी सारा की दोस्त मिरांडा ने उसे रोक दिया। वो उन्हें रास्ते से हटने को कहता है और ये सुनकर दोनों हंसने लगी, क्योंकि ऑर्डर वो देंगी, ना कि ये। इतना सुनने के बाद भी बैरी जा रहा था, तभी मिरांडा ने गाकर उसे रोक लिया, और पहले भी यही गा रही थी, ना कि सारा। उसने सीधा ही बैरी को वार्निंग दे दी कि तेजी मत दिखाओ, वरना तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। बैरी काफी कंफ्यूज था। तब सारा बताती है कि मिरांडा एक सायरन है, मरमेड नहीं, बल्कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से आधी बर्ड और आधी इंसान, जो अपनी आवाज से लोगों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मारकर अपनी भूख मिटाती है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। ये सदियों से जिंदा है और इस लाइफ से तंग है। अब ये नॉर्मल होना चाहती है और सारा बनना चाहती है एक सायरन, ताकि वो मर्दों को कंट्रोल कर सके। इसके लिए इन्हें आपस में वॉइस बॉक्स बदलने होंगे, जिसके लिए इन्हें चाहिए था एक डॉक्टर, जो कि इनके सामने बैठा है। तो यानी कि बैरी ने सारा को नहीं, बल्कि सारा ने बैरी को फंसाया। ये पागलपन देखकर बैरी बताता है कि मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। ये कहकर वो कान बंद करके चल दिया। तब मिरांडा ने फिर से साबित कर दिया कि वो कहीं भी नहीं जा रहा। बैरी का कहना था कि बेहोशी के टाइम पर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, क्या पता मैं तुम दोनों को ही मार दूं। लेकिन ये दोनों एक साथ बेहोश नहीं होंगी, एक के बेहोश होने पर दूसरी नजर रखेगी। कुछ इस तरह ये प्रोसेस पूरा होगा। इतने सब के बाद भी बैरी ने उन पर हमला बोल दिया, इसलिए मिरांडा को मजबूरन अपने असली रूप में आना पड़ा, जो काफी भयानक था। और अब तो एक गलती से भी उसकी बात नहीं टालेगा। वो कहती है कि मेरी बात मानोगे तो क्या पता मैं तुम्हें बचा लूं, वरना मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हारे चिथड़े करने में। ये प्यार की भाषा बैरी समझ गया। खैर, ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सक्सेसफुली वॉइस बॉक्स निकाल दिया, और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के तो क्या ही कहने। ऑपरेशन पूरे हुए और मिरांडा बन गई एक नॉर्मल इंसान, वहीं सारा बन गई सायरन। और वो जिसे चाहे उसे काबू में कर पाएगी, और शुरुआत तो उसे करनी ही थी बैरी से। पहला सैंपल वही होगा। बैरी को बाइट करते ही वो बदलने लगी, तभी पीछे से मिरांडा ने उसे स्टैब कर दिया। कई बार दिल में स्टैब करके वो उसका काम तमाम कर देती है, और यहाँ सारा का तो एंड हो ही गया, उसके साथ सायरन के श्राप का भी। कहे के मुताबिक मिरांडा ने बैरी की जान बचा ली, साथ ही अपनी दोस्त को भी श्राप से मुक्त कर दिया। अब सारा को ये वरदान लग रहा था, जबकि मिरांडा जानती थी कि इससे सारा का भला नहीं होगा। ये अपनी चॉइस से सायरन नहीं बनी थी, जबकि सारा बनी अपनी चॉइस से, और इसी से पता चल जाता है कि वो इन पावर्स का यूज कैसे करती। ये श्राप एंड करने के लिए ये स्टेप जरूरी था। खैर, मिरांडा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जिसमें उसे एक पार्टनर भी चाहिए होगा, जो कि उसे इंसानी तौर तरीके सिखा सके, और बैरी तो हरदम तैयारी है। उन दोनों को ही परफेक्ट पार्टनर मिल गया, और इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। ये टेल का नाम है मीटर रीडर, जिसके डायरेक्टर हैं जो लिंच, जिन्हें आप जानते हो रॉन्ग टर्न 2 और मेहम से। हम देखते हैं गार्बेज ट्रक को, जिसका वर्कर लोगों से हेड्स लाने को कह रहा था, जो कि काफी स्ट्रेंज है। लेकिन एक डस्टबिन खाली करने पर उसमें कई सारे कटे हुए सर मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो बिल्कुल हैरान नहीं था, मानो ये सब नॉर्मल हो। एक बाइकर डेल्टन वहां रुककर उससे सेलेस्टियल फॉल्स के बारे में पूछ रहा था, लेकिन उसके मुताबिक वो टाउन पूरी तरह बर्बाद हो चुका। वर्कर ने उन सरों को जला दिया और बाइकर आगे बढ़ गया। तो असल में ये कहानी बेस्ड है एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक आउटब्रेक फैला है, जिसमें इंसान पोजेस्ड हो जाते हैं इविल से। ये एकदम कोविड का पैरेलल है। अगर आप इन्हें कंपेयर करोगे तो इजीली समझ जाओगे, बस इसमें वायरस की जगह फैल रहा है इविल। हुआ ये था कि कुछ सालों पहले अचानक एक प्लेग फैला, जिसमें लोग इविल होकर एक दूसरे को मारने लगे, जिससे पूरी दुनिया तबाह हो गई। ज्यादातर लोग मारे गए, बचे हुए भी काफी तेजी से बदल रहे हैं। ह्यूमन रेस जल्दी एंड हो जाएगी। अब इंसानों की आखिरी उम्मीद है मीटर रीडर्स, जिन पर इस बीमारी का कोई असर नहीं होता। वो इम्यून है, और डेल्टन भी उन्हीं में से एक है। इनका काम है पूरी दुनिया भर में घूमकर इविल को क्योर करना, या फिर उसे एंड करना इन्फेक्टेड को मारकर, और उन्हें मारा जाता है सर अलग करके, जैसा कि हमने देखा। ये पूरा सफाई अभियान अभी चल रहा है, इस होप में कि धरती फिर से साफ हो जाएगी।
फिर डाल्टन पहुंचता है मिसेस जोन्स के घर उसकी बेटी मर्सी को क्योर करने, और ये पूरा सीक्वेंस रेफरेंस है दी एक्सॉर्सिस्ट का। साथ ही जिस रूम में आया है उसका नंबर है 1408, जो कि रेफरेंस है स्टीफन किंग की 1408 का। ये जो एक्सॉर्सिस्ट का मॉडर्नाइज वर्जन दिखाया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। मर्सी का चेकअप करके डाल्टन उसे स्कैन कर रहा था, लेकिन उसका मीटर नहीं चमका, यानी कि इन्फेक्टेड नहीं है। तब वो एक मिरर की मदद से इविल को ढूंढ रहा था, जो कि उसके पीछे ही मौजूद थी, क्योंकि इन्फेक्टेड ये नहीं बल्कि इसकी माँ है। उस पर उल्टी करके उसने अपनी बेटी को ही बाइट कर लिया। ये इविल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। फिर भी डाल्टन पूरे जी जान से लग गया और अब आगे न जाने क्या होगा। इसी तरह 3 दिन बीत गए, लेकिन डाल्टन अब भी घर वापस नहीं लौटा। उसकी फैमिली में है उसकी वाइफ मारिया, आशावादी बेटा माइकल और निराशावादी बेटी थेरेसा। उन सब के मन में यही डर था कि डाल्टन अब तक वापस नहीं आया, कहीं वो मर तो नहीं गया या फिर कहीं बदल तो नहीं गया, क्योंकि जो भी लोग इम्यून है उन्हें भी 72 घंटों के अंदर खुद को रिवैल्यूएट करना होता है, तभी वो इम्यून रह पाते हैं। थेरेसा की मानो तो वो एकदम क्लियर है कि डैड बदल गए होंगे, जबकि बाकी दोनों को ऐसा नहीं लगता। डाल्टन बोल के गया था कि अगर मैं तीसरे दिन 7 बजे तक नहीं लौटा तो मुझे अंदर मत लेना, और एग्जैक्टली ऐसा ही थेरेसा करेगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को रिस्क में डालना नहीं चाहती, ना ही उसके डैड चाहते हैं, तभी वो ऐसा बोलकर गए थे। अब यहाँ इनका टेस्ट होगा, क्योंकि 7:02 पर डाल्टन वापस लौट आया और उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए मारिया दरवाजा खोल रही थी, लेकिन थेरेसा ऐसा करने नहीं देती। यही सेम सीन हमने देखा था ब्लैक सैबथ में। अब क्योंकि वो नहीं मान रहे थे, इसलिए थेरेसा ने सीधा ही उन्हें वार्निंग दे दी कि डैड के अंदर आते ही मैं उनका सर उड़ा दूंगी। मारिया जानती है कि ये ऐसा कर देगी, इसलिए अब ये रात डाल्टन को बितानी होगी बेसमेंट में। कल सुबह ही ये उसे देखेंगे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टोरी में इतना ज्यादा दम है कि एक अच्छी खासी साई-फाई मूवी बन सकती है। अब डाल्टन को कोई नुकसान ना हो, इसलिए थेरेसा कैमरास के जरिए बेसमेंट की निगरानी कर रही थी, और इसी बीच हम काफी कुछ जान पाए। जब ये सब स्टार्ट हुआ था तब ना चाहते हुए भी इसके डैड को कई मर्डर्स करने पड़े, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, यहाँ तक कि उसकी खुद की छोटी बेटी भी। इविल का पता लगाने के लिए एक मीटर डिजाइन किया गया, जिन्हें इम्यून लोगों के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता, जिनकी संख्या 10% से भी कम थी, इसलिए ये महामारी कंट्रोल नहीं हुई। तब से इनका डैड अपनी जान जोखिम में डालकर इविल को अलग कर रहा है, और आज वो खुद ही अपनी फैमिली से अलग हो गया, और इसका उसे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि यही उसका काम है। ये मेटाफोर है डॉक्टर्स का, जो कोविड के टाइम पर लगे रहे। फिर अचानक थेरेसा की आंख खुल गई। वो जाकर देखती है कि उसके इन्फेक्टेड डैड ने उसकी मॉम और भाई को चीर दिया। हालांकि ये बस एक बुरा सपना था। उसकी मॉम डैड के लिए खाना बना रही थी, इसलिए दोनों में बहस हो गई, जिसका फायदा उठाकर माइकल पहुंच गया नीचे। उसे बचाने के लिए थेरेसा मशैटी लेकर जा रही थी, लेकिन मॉम ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, क्योंकि ये जानती है कि अगर डाल्टन इन्फेक्टेड निकला तो थेरेसा उसे मार देगी। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलने पर वो भी नीचे पहुंच गई जहां माइकल मौजूद था। उससे पूछकर वो डैड तक पहुंच गई, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं बल्कि घायल है। वो बताता है कि तुम्हारी माँ और भाई हम जैसे नहीं रहे, उन्हें मार दो। अब माइकल तो छत पर योगा कर ही रहा था। उसने मॉम के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया, लेकिन थेरेसा हट गई, जिससे माइकल मारा गया अपनी मॉम के हाथों। ऐसा करके अंदर से वो रो रही थी, जिसका फायदा उठाकर थेरेसा ने उनकी गर्दन काट दी। इतने में डैड भी सुकून से चल बसे, ये जानकर कि उनकी जगह लेने के लिए थेरेसा तैयार है, और यहाँ उसने मीटर ले लिया। अगले दिन दोनों माँ बेटे के सर भी भस्म हो गए, और थेरेसा एक नई जर्नी पर निकल पड़ी। अब अपने डैड की तरह ये भी इविल से लड़ेगी, और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो गई। नाइटिल का नाम है टाइम आउट। ये कहानी है टिम की, जिसके ग्रैंडफादर चल बसे और आज उनका फ्यूनरल है। वो एक सोल्जर थे जिन्हें वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर एक अलमारी मिली थी जर्मनी से, जो कि आज भी इनके पास है। टिम को उसकी चाबी मिल गई, जिसका यूज करके उसने अलमारी को खोल डाला। अलमारी खुलते ही कैट अंदर चली गई और वो खुद भी जा रहा था, तभी उसकी दादी ने उसे रोक दिया। उनके अनुसार ये अलमारी खतरनाक है। तब टिम कहता है कि दादा भी तो गए थे। तब वो कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी भूल गए थे कि तुम टाइम को ट्रिक तो कर सकते हो, लेकिन चीट नहीं कर सकते। अब दादी को बिल्ली के बारे में बताकर वो चला गया, लेकिन अलमारी खोलने पर उसकी राख के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी तरह 10 साल बीत गए। अब टिम एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तभी उसके रूममेट सॉल ने उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर दी, ताकि वो अपनी क्रश लॉरेन को देख सके। लॉरेन को देखकर वो फिर से पढ़ाई में लग गया, तभी अचानक डोरबेल बज गई। अब क्योंकि इसकी दादी नहीं रही, इसलिए उनकी इच्छा के मुताबिक ये अलमारी आ गई इसके पास। उसके साथ दादी का एक लेटर था, जिसमें लिखा था कि जब तुम्हारे पास टाइम ना हो तब इसके अंदर जाना, तुम्हें वो मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहना। कभी बिना चाबी के अंदर मत जाना और लालची मत होना। चुराया हुआ टाइम कभी फ्री नहीं होता। वो अलमारी खोल ही रहा था कि तभी सॉल लॉरेन को वहां ले आया और दोनों बातचीत में लग गए। ये रात तो ऐसे ही पार्टी करते हुए कट गई। अगली सुबह लॉरेन से उठाती है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए लेट हो रहा था और टाइम देखकर उसके होश उड़ गए। वो तैयार नहीं था, तभी उसे याद आ गई दादी की बात। यही परफेक्ट टाइम है अलमारी में जाने का। वो चला गया और अंदर जाते ही उसकी घड़ी काफी स्पीड से चलने लगी। उसे लग रहा था कि उसके साथ प्रैंक हो गया, लेकिन बाहर आते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि टाइम 1 सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा।
अब वो अपनी किताबें लेकर अंदर पहुंच गया और कई घंटे पढ़ने के बाद सीधा पहुंचा एग्जाम देने एकदम टाइम पर। अब ज्ञान तो उसका जल्दी बढ़ गया, लेकिन साथ में दाढ़ी भी, जिसे देख सॉल हैरान था। यानी कि अलमारी में जाकर बाहर की दुनिया का टाइम तो रुक जाता है, लेकिन जो भी जाता है उसका टाइम और स्पीड से चलने लगता है। तभी वो बिल्ली राख हो गई थी, क्योंकि बिल्लियों का लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता। या दादी की सारी बातें सच हो गई। टाइम को उसने ट्रैक कर दिया, लेकिन चीट नहीं कर पाया। जल्दी उसने लॉरेन के साथ एंगेजमेंट करके शादी अनाउंस कर दी। ऊपर से दोनों गर्ल्स के जाने के बाद वो सॉल को बताता है कि उसने लोन लेकर घर भी खरीद लिया। ये सुनकर सॉल टेंशन में आ गया, क्योंकि जिस कंपनी से इन्हें जॉब ऑफर हुई है वो काफी स्ट्रिक्ट है। वो जरा भी देरी नहीं सहेगी, लेकिन वही तो पॉइंट है, ये देर करेगा ही नहीं, टाइम इसके कंट्रोल में है। और प्लान के मुताबिक उसे नौकरी मिल गई और उसकी परफॉर्मेंस देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि वो टाइम से काफी आगे था। वो काफी जल्दी काम कर रहा था, इसलिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही दिनों के अंदर वो सीनियर एसोसिएट बन गया। जिसने उसका इंटरव्यू लिया था, आज वो उससे भी ऊपर पहुंच गया। इसी बीच लॉरेन प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने बाद उसे एक बच्चा पैदा हुआ, जिसे पाकर दोनों खुश थे। अब इसके पास वो सब कुछ है जो इसने कभी सोचा था, एक अच्छा घर, गाड़ी, नौकरी और एक हैप्पी फैमिली। इतने कम टाइम में इसने ये सब अचीव कर लिया, लेकिन अब भी ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसी तरह 5 और साल बीत गए। टिम अपने बेटे हेनरी के साथ खेल रहा था, लेकिन तभी वो लड़खड़ाने लगा। लॉरेन स्नैक्स लेकर आती है, तभी टिम को ऑफिस से काफी हैवी काम मिल गया, जिसके लिए उसने हाँ भी कर दी। हेनरी को लग रहा था कि वो चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने काम के बाद भी ये फैमिली को पूरा टाइम दे रहा है, इसलिए लॉरेन भी हैरान है। लेकिन जल्दी इसकी बॉडी ये राज खोल देगी, क्योंकि वो टाइम से पहले बूढ़ा होता जा रहा है। खैर, अलमारी का यूज करके उसने वो काम भी टाइम से पहले फिनिश कर दिया, इसलिए प्रमोट होकर वो बन गया जूनियर पार्टनर। उसकी तरक्की देखकर सॉल काफी खुश था, साथ ही थोड़ा हैरान भी। वो उसे शाबाशी देता है, जिसे लेते ही वो लड़खड़ा कर बेहोश हो गया। चेकअप के बाद डॉक्टर उसे बताती है कि तुम्हें स्ट्रोक हुआ था। इसकी एज के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एज नॉर्मल है भी तो नहीं। दुनिया के टाइम के हिसाब से इसकी एज कुछ और है, लेकिन असल में कुछ और। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपने बेटे के जवान होने से पहले ये मर जाएगा। डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह दे रही थी, साथ ही लॉरेन भी काफी चिंता में थी, इसलिए वो भी बात समझ गया। जितनी भी लाइफ बची है अभी आराम से जिएगा। उसने अलमारी की चाबी को पैक कर डाला। इसी तरह 3 साल बीत गए और फिर एक बार प्रमोशन का दौर आया, लेकिन इस बार प्रमोशन मिला सॉल को, जिससे टिम काफी चिढ़ गया। इस बात से वो काफी निराश था, लेकिन लॉरेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहती है कि ये शांति से जी सके, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होगा। इसने सालों तक अल्ट्रा फास्ट स्पीड से काम किया, जो पिछले 3 साल में नॉर्मल हो गई, इसलिए कंपनी खुश नहीं है। उन्होंने इसे काफी हैवी काम दे दिया। बिना उसे फिनिश किए ये ऑफिस नहीं जा सकता, इसलिए मजबूरी में या फिर कहीं के स्वार्थ के चक्कर में उसने फिर से चाबी निकाल ली। चाबी जेब में रखकर वो अंदर जा रहा था, तभी हेनरी वहां पर आ गया, जिसे वापस भेजकर वो अंदर चला गया। उसकी घड़ी काफी तेज चल रही थी, जिसे देखकर उसे फाइनली समझ आ गया कि टाइम काफी प्रेशियस है। जो ये कर रहा है वो ठीक नहीं, इसलिए वो वापस जाने लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। जेब फटी होने की वजह से चाबी बाहर ही गिर गई और उसके बिना ये बाहर नहीं निकल सकता। वो काफी जोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी जान खत्म होती जा रही थी। तभी हेनरी ने वहां आकर अलमारी खोल दी, लेकिन तब तक टिम का टाइम पूरा हो चुका था। उसके सामने ही टिम राख हो गया, बिल्कुल अपनी बिल्ली की तरह। या हेनरी से भी चाबी गिर गई। अपने डैड को ढूंढते हुए वो अंदर चला गया, तभी अलमारी लॉक हो गई, यानी कि इसका भी काम हो जाएगा। एक रात में ही लॉरेन का हस्बैंड और बेटा दोनों गायब हो जाएंगे और पूरी लाइफ वो इसी गम में जिएगी। इसी के साथ ये टेल एंड हो गई। तो टेल्स हुई खत्म। अब बात करते हैं मोरल्स की। 7 टेल में दिखाया गया कि जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। किसी के पास तुमसे ज्यादा है तो किसी के पास कम भी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान है सिर्फ ज्यादा वाले पर। 8 टेल में दिखाया गया कि फैमिली से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, फिर भी ना जाने कैसे इतने लोग हैं जो बिना अपनी फैमिली के बारे में सोचे दूसरों की फैमिलीज को बचाते हैं। 9 टेल का मैसेज तो उसमें बता दिया था कि टाइम को ट्रिक किया जा सकता है, लेकिन चीट नहीं। सही टाइम का सही यूज करो, तब तुम्हारा अच्छा टाइम आ जाएगा, लेकिन अगर टाइम के साथ टाइम पास करोगे तो वो तुम्हें सोचने का टाइम भी नहीं देगा। तो ये थे कुछ मोरल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक कर देना, और इस बार आपको बताना है कि मोरल्स के हिसाब से बेस्ट टेल कौन सी थी। वैसे तो 8 और 9 टेल दोनों ही बेस्ट थी, लेकिन 8 बेस्ट थी कॉन्सेप्ट वाइज और विजुअली, जो कि मोरल के मामले में आगे थी 9th। तो आप भी अपनी फेवरेट जरूर बताना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।